नमस्ते। गुड इवनिंग। आज जो है आज हम लोग एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की जो बुक है क्लास 11 की भौतिक भूगोल, उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में जो चैप्टर है, उस चैप्टर के बारे में हम लोग उस चैप्टर में जो कंटेंट है जो दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से संबंधित जो थ्योरीज हैं, जो थीसिस है, उसमें जो चार संकल्पनाएं हैं उसका वीडियो जो है वो डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। इसी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि अद्वैत, एक तो अद्वैतवादी संकल्पना है और एक द्वैतवादी संकल्पना है, जिसमें कि अद्वैतवादी में ये कहा गया था कि पृथ्वी या जो सौर मंडल का जो सौर मंडल का निर्माण है वो एक तारे से है, और द्वैतवादी में इसका सौरमंडल का निर्माण जो है 2 तारे से हुआ है। इसमें हम लोगों ने कांट, लाप्लास का जो सिद्धांत है वो पढ़ते हैं, और इसमें चैम्बरलिन एवं मोल्टेन, और उसके अलावा जो है जीन्स एवं जेफरीज, इनकी संकल्पना पढ़ते हैं। तो ये चारों संकल्पनाओं का जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। और आज हम जो है आधुनिक संकल्पना के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि बिग बैंग थ्योरी जो है उस संकल्पना के बारे में बात करेंगे। हाँ, इसके पैरेलल भी एक फ्रेड हॉयल की स्थिर अवस्था संकल्पना थी, उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो बिग बैंग थ्योरी से पहले हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में अगर चलें तो 1920 में जो एडविन हब्बल ने ये प्रमाणित कर दिया था, ये जो है सिद्ध कर दिया था कि ब्रह्मांड का जो है वो विस्तार हो रहा है। ठीक है, और बिग बैंग थ्योरी को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी कहा जाता है। इसके अलावा 1922 में अल्फ्रेड फ्रीडमैन थे, रशियन वैज्ञानिक थे, कॉस्मोलॉजिस्ट थे, इन्होंने भी ये बता दिया था कि ब्रह्मांड का जो है वो विस्तार हो रहा है। इसके बाद कि हम बात करें इन दोनों की बात, में बेल्जियम के एक भौतिकविद थे और वो पादरी भी थे, जॉर्ज लेमेंटेयर। इन्होंने बेसिकली बिग बैंग थ्योरी दी थी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो बिग बैंग थ्योरी है, इसमें बिग बैंग शब्द का जो प्रयोग है, उन्होंने वो शब्द फ्रेड हॉयल ने दिया था, जिन्होंने स्थिर अवस्था संकल्पना जो है वो दी थी। तो बिग बैंग थ्योरी एग्जैक्ट शब्द है वो जॉर्ज लेमेंटियर का नहीं था, वो फ्रेड हॉयल का था। एक बीबीसी के
एक न्यूज़ में इन्होंने इस वर्ड का यूज़ किया था। स्थिर अवस्था संकल्पना को अगर हम थोड़ा सा देख ले तो स्थिर अवस्था संकल्पना जो है फ्रेड ने इसमें ये बताया था कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का यद्यपि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लेकिन ब्रह्मांड जो है वो शुरू से एक जैसा ही रहा है। इसके इसके विपरीत जो बिग बैंग थ्योरी है वो ये बताती है कि जो ब्रह्मांड जो बना है, जिन पदार्थों से बना है, वो स्टार्टिंग में एक बहुत छोटे गोले में था, जिसका कि आयतन जो है बहुत सूक्ष्म था और तापमान और घनत्व ये काफी ज्यादा या अनंत है, ये कह सकते हैं। तो ब्रह्मांड जिस चीज से बना था वो काफी छोटे गोले में था, जिसका आयतन काफी छोटा था और साथ ही इसका टेम्परेचर और घनत्व जो है वो काफी ज्यादा था। 13.7 अरब वर्ष पहले इसमें जो है विस्फोट होता है और काफी भयानक विस्फोट होता है, जिससे कि ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो विस्फोट होने के 1 सेकेंड तक में तो इसका काफी एक्सपेंशन होता है, लेकिन उसके बाद जो है जो विस्तार की रफ्तार है वो कम हो जाती है। और इसके अलावा पहले 3 सेकेंड में जो है एक परमाणु का जो है वो निर्माण होता है। बिग बैंग थ्योरी बताती है कि जब ये घटना घटी उसके करीब 3 लाख साल के बाद जो है जो टेम्परेचर था उसमें 4500 केल्विन की गिरावट आती है और जो है ब्रह्मांड जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये एक्चुअल में ये बिग बैंग थ्योरी थी, जो कि 1967 के आसपास से ये क्लियर हो गया कि जो बिग बैंग थ्योरी है, जो सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है, वो उसमें बिग बैंग थ्योरी जो है वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक थ्योरी ये 1967 के बाद से लगभग क्लियर हो गया था। बिग बैंग थ्योरी से ही जो है आपके ग्रह के निर्माण की और तारों के निर्माण की, आकाशगंगा के निर्माण की, इन सब चीज़ों के निर्माण की जो कॉन्सेप्ट है वो बिग बैंग थ्योरी से आ जाता है कि पहले हाइड्रोजन और जो हीलियम गैस वगैरह थे, तो हाइड्रोजन गैस का जो संचयन है, इससे आकाशगंगा का निर्माण होता है और उस आकाशगंगा के बीच में जो है गैसों का झुंड होता है, जो कि तारों के निर्माण में सहायक होता है। इसी से फिर जो है ग्रह का भी निर्माण होता है, ग्रह भी इसी तरीके से फॉर्मेशन होते हैं। और बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि सारा का सारा ग्रह जो है 4.6 अरब वर्ष पहले सारे के सारे ग्रह जो है इस समय इनका फॉर्मेशन हो चुका था। और अगर हम ग्रहों की बात करें कि तो जो 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 9वां ग्रह भी था यम, लेकिन उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, क्योंकि वो एक्चुअली होता क्या है कि जो ग्रह के जो प्रिंसिपल हैं कि किन्हें ग्रह माना जाएगा, तो उसमें एक नियम ये है कि जो एक ग्रह है वो दूसरे ग्रह को के ऑर्बिट को कट नहीं करेगा। तो यम जो है वो वरुण के ऑर्बिट को कट करता है, तो यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो
वर्तमान सॉरी। तो अगर आप वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में आपके 8 ग्रह हैं, जिसमें कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये ग्रह है। इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको पार्थिव ग्रह कहा गया है और इसको जो है जोवियन ग्रह कहा गया है। शुरू के 4 ग्रह जो सूर्य और एस्टेरॉइड के बीच हैं, यहाँ आपका जो है ये क्षुद्र ग्रह का क्षेत्र आ जाता है। अगर हम यहाँ सूर्य को मान लें तो सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच जो प्लैनेट है, 4 प्लैनेट, उनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है और बाद वाले ग्रह को जो है वो जोवियन ग्रह कहा जाता है। जोवियन ग्रह का मतलब हो गया बृहस्पति के जैसा और पार्थिव ग्रह जो हो गया वो पृथ्वी के जैसा है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इनको पार्थिव ग्रह क्यों कहा जा रहा है और इसको जोवियन ग्रह क्यों कहा जा रहा है। तो इसके जो कारण है इसमें ये है कि ये ग्रह है, इनका निर्माण जो है वो पृथ्वी का निर्माण जैसे जिस सैल या चट्टानों से हुआ है वैसे पदार्थों से इनका निर्माण हुआ है। और जोवियन ग्रह का जो निर्माण है वो जो बृहस्पति ग्रह जैसा है वैसा पदार्थों से इनका निर्माण हुआ है। तो ये बेसिकली इन दोनों के ग्रह के में जो अंतर है, जो पार्थिव ग्रह या जोवियन ग्रह है, इसमें अंतर का जो मेन कारण है ये कहा जाता है कि इन ग्रहों में ये ग्रह जो है सूर्य के काफी नजदीक है। तो यहाँ जो जब ये ग्रह के जो गैसें हैं वो सौर पवन के प्रभाव में आते हैं और इन ग्रहों से जो हाइड्रोजन हीलियम गैसें हैं उनको सौर पवन द्वारा खींच लिया जाता है। और चूंकि ये ग्रह जो है वो दूर होते हैं तो यहाँ पे सौर पवन का जो प्रभाव है, सौर पवन का प्रभाव यहाँ पे इस ग्रह पे कम पड़ता है। और दूसरे कारण की हम बात करें तो चूंकि ये ग्रह काफी छोटे हैं और इसके कारण जो है इनका गुरुत्वाकर्षण कम होगा और गुरुत्वाकर्षण के कम होने के कारण जो है ये अपने गैसों को, जो हल्के गैसें थे, उनको अपने निकट नहीं रख पाते हैं। और ये जो ग्रह है नीचे जोवियन ग्रह है, ये बड़े ग्रह हैं तो इनका ग्रेविटेशन ज़्यादा होगा, तो ये जो वायुमंडल में गैसें होंगी उनको अपने पास रख पाते हैं। ये दो कारण हैं जो कि ये बताती हैं कि पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह में अंतर होने के क्या कारण है। और अगर हम एनसीईआरटी की में देखें, इनके उपग्रह की बात करें तो इसमें जैसे 0, 0, 1, 2 और एनसीईआरटी में बृहस्पति और शनि के 53 लगभग उपग्रह हैं और इसके अरुण के 27 और वरुण के 13 उपग्रह हैं। ये एनसीईआरटी की पुस्तक में दिया गया है। अब हम आते हैं पृथ्वी की। अगर हम बात करें कि पृथ्वी का फॉर्मेशन जो होता है, पृथ्वी के फॉर्मेशन तो पृथ्वी का फॉर्मेशन जो है वो करीब 4.6 अरब वर्ष पहले होता है। और अगर हम चंद्रमा के फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो चंद्रमा के फॉर्मेशन के बारे में यह कि सबसे पहले 1838 में जॉर्ज डार्विन थे। उन्होंने एक्चुअल में ये कहा कि जो पृथ्वी का जो चंद्रमा का जो फॉर्मेशन हुआ है वो पृथ्वी एक्चुअली एक डंबल के साइज में थी। डंबल
ये डंबल के साइज में थी, और आगे चल के जो है यहाँ ये डंबल टूट जाता है और चंद्रमा का फॉर्मेशन होता है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने मतलब ये क्लियर किया कि जो चंद्रमा की उत्पत्ति है, चंद्रमा की उत्पत्ति एक जाइंट इम्पैक्ट के कारण होती है, जिसको उन्होंने द बिग स्प्लैट कहा था। इनका मानना था कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई थी तो पृथ्वी की उत्पत्ति के थोड़े समय बाद ही जो मंगल ग्रह है कि मंगल ग्रह की साइज का कोई ग्रह या कोई चीज इससे टकराया और इसको कि जाइंट स्प्लिट कहा गया और चंद्रमा का फॉर्मेशन होता है। और ये कहा गया कि चंद्रमा का जो फॉर्मेशन है वो करीब 4.4 अरब वर्ष पहले चंद्रमा की उत्पत्ति जो है वो हो गई थी। यानी कि पृथ्वी के फॉर्मेशन के करीब 20 करोड़ साल बाद जो है वो चंद्रमा का निर्माण हो गया था। अब हम आते हैं पृथ्वी के उत्तर में। देखिए, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ये पृथ्वी पे जलमंडल भी है, स्थल मंडल भी है और वायुमंडल भी है। इन तीनों का फॉर्मेशन जो है वो कैसे हुआ है, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल बेसिकली परतदार है। ये अलग अलग लेयर में बटा हुआ है। तो ये इसके परतदार होने का जो कारण है कि ये ये परतदार क्यों है, तो जब पता है कि पृथ्वी का जब फॉर्मेशन हो रहा था तो पृथ्वी के फॉर्मेशन में ये चीजें आई थी कि जो ग्रहाणु हैं, छोटे छोटे पिंड हैं, ग्रहाणु हैं, उनके मिलने से ग्रह बने हैं। तो जब ये हो रहा था तो जब ग्रहाणु के कारण जब ग्रहाणु मिल रहे थे तो जो छोटे छोटे पिंड मिल रहे थे उससे क्या होता है कि पदार्थ की अवस्था में बदलाव होता है। ये अवस्था में बदलाव जो होता है वो तापमान में वृद्धि के कारण होता है। जब प्लैनेटेसिमल जो है ग्रहाणु मिल रहे थे तो जो पृथ्वी थी उसके टेम्परेचर में, जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हो रहा था तो उसके टेम्परेचर में वृद्धि होती है। जब तापमान में वृद्धि होती है तो जो पृथ्वी है वो उसका कुछ भाग जो है वो तरल अवस्था में आ जाता है। तरल अवस्था में आने के बाद क्या होता है कि जो इसमें पदार्थ थे, अलग अलग घनत्व के पदार्थ थे, अलग अलग घनत्व वाले पदार्थ में अलगाव जो है वो शुरू होता है। तो इसमें जो अलग अलग घनत्व वाले होंगे तो जाहिर है कि इसमें किसी की डेंसिटी जो होगी वो हाई होगी और किसी की जो डेंसिटी होगी वो लो होगी। तो जो हाई डेंसिटी वाले पदार्थ थे वो नीचे चले गए और जो लो डेंसिटी वाले पदार्थ थे वो ऊपर की ओर आ गए। और इसे ही जो हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थों का जो अलगाव होता है इसी को विभेदन कहा जाता है, डिफरेंशिएशन ये कहा जाता है। तो ये चीज़ें हुई। इसके बाद जब जायंट इम्पैक्ट होता है, जब चंद्रमा का निर्माण होता है, तो जैसे अभी पढ़ा कि चंद्रमा का निर्माण जो है वो 4.4 अरब वर्ष पहले यानी कि पृथ्वी के निर्माण के 20 करोड़ साल बाद हुआ था। तो ये विभेदन की घटना ये जायंट इम्पैक्ट के पहले की होती है, यानी कि 20 करोड़ साल पहले ये घटना घटती है। इसके बाद जब बिग स्प्लैट होता है
तो विभेदन का दूसरा चरण आरंभ होता है, जिसमें कि जो है क्रस्ट मेंटल और कोर का, क्रस्ट मेंटल और कोर है, इसका निर्माण होता है। तो ये स्थल मंडल के बारे में है कि स्थल मंडल का जो है कि रचना परतदार क्यों है, स्थल मंडल परतदार क्यों है। तो इसमें कह सकते हैं कि पृथ्वी पे अलग अलग घनत्व वाले पदार्थ थे। जब तापमान में वृद्धि के कारण इन पदार्थों में अलगाव शुरू होता है और जो भारी घनत्व वाले पदार्थ थे वो नीचे चले जाते हैं और हल्के घनत्व वाले पदार्थ जो है ऊपर आते हैं। इस क्रिया को विभेदन कहा जाता है और ये क्रिया आगे भी चलती है और पृथ्वी की जो संरचना है वो परतदार होती है। अगर हम दूसरे चरण में हम वायुमंडल की बात करें तो क्योंकि जलमंडल का जो फॉर्मेशन होता है वो वायुमंडल के फॉर्मेशन में ही जलमंडल का फॉर्मेशन होता है। वायुमंडल के फॉर्मेशन के 3 स्टेज है। पहला स्टेज है जिसमें कि आदिकालीन जो गैसें हैं उनकी कमी होती है। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें थी ये सौर पवन के प्रभाव में आती हैं और ये इनका जो है ये अलग हो जाती हैं। तो पहला स्टेज जो है वो आदिकालीन गैसों का कम होना है। दूसरा है विभेदन के कारण नीचे से जलवाष्प एवं गैसों का निकलना। सेकेंड फॉर्मेशन में क्या होता है कि सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जब विभेदन की क्रिया हो रही होती है या ज्वालामुखी विस्फोट की जब होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट से भी जलवाष्प और बहुत सारी गैसें निकलती हैं जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया ये सब होते हैं। तो ये सब दूसरे स्टेज में इन सब गैसों की भरमार हो गई थी, इसमें जलवाष्प भी था और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी था। उसमें ऑक्सीजन जो है ये इसकी उपस्थिति नहीं थी। जब तीसरा स्टेज की बात करें तो तीसरे स्टेज से पहले जो है वो जलमंडल का निर्माण होता है। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जब जलवाष्प जब वायुमंडल में बढ़ने लगता है तो जलवाष्प का संघनन होता है। इस संघनन से बारिश शुरू होती है और बारिश जो होती है, बारिश की वर्षा की बूंद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से जब मिलती है तो टेम्परेचर और कम होता है, जिससे संघनन की क्रिया और बढ़ती है और बारिश जो है बारिश की मात्रा भी बढ़ती है और इससे महासागर का जो है वो महासागर का निर्माण होता है। तो ये घटना पृथ्वी के फॉर्मेशन के करीब 50 करोड़ साल के भीतर होती है। तो ये कह सकते हैं कि करीब 400 करोड़ साल के अंतराल पे महासागर का फॉर्मेशन हो जाता है। जब महासागर का फॉर्मेशन होता है तो करीब 380 करोड़ साल पहले जीवन की उत्पत्ति होती है जो कि महासागर में ही होती है और करीब 200 से 250 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण इस फेज में पहला प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश संश्लेषण के बाद जो है फिर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है। तो अभी का वायुमंडल का जो तीसरा स्टेज है ये इस
जलमंडल की क्रिया, जलमंडल का जब फॉर्मेशन हो जाता है, जीवन की उत्पत्ति हो जाती है, और पहली प्रकाश संश्लेषण के बाद, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कारण वायुमंडल का विकास होता है। तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित टॉपिक है कि स्थल मंडल जो है, जो उनका उसका फॉर्मेशन हुआ, उसमें संरचना आई, जो परतदार स्ट्रक्चर है वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, इसके बाद जल मंडल और वायुमंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।